हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूं। क्या आपको पता है दिसंबर 1975 में एक कामागाता मारू जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस कांग्रेस अधिवेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी यह कहती हैं, हम और हमारी पार्टी एक मध्य वर्गीय वामपंथी पार्टी है। वहीं हम देखते हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में अरुण जेटली जो एक बीजेपी के बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा हमारी पार्टी राइट विंग नहीं है या कहीं दक्षिणपंथी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी एक मध्य मार्गी पार्टी है। आखिर हम तो पहले ही ये असमर्थ होते थे कि ये राइट विंग और लेफ्ट विंग क्या है, अब ये सेंटर विंग का मामला क्या है। आज हम इसे ही जानेंगे कि भारतीय राजनीति में क्या राइट विंग है, क्या लेफ्ट विंग है और क्या है सेंटर विंग है। इन तीनों को हम गहराई से जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। जरा हम सबसे पहले यह जान लें कि आखिर राइट विंग और लेफ्ट विंग के शब्दों की उत्पत्ति होती कहते हैं, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं। आप सभी को पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है या कहीं फ्रांस की क्रांति होती है और उस फ्रांस की क्रांति के बाद ये कहा जाता है कि हमें अपने देश में संविधान लागू करना होगा, हमें एक संविधान बनाना होगा, राजतंत्र को देश से ख़त्म करना होगा। इसी के लिए एक नेशनल असेंबली बैठती है और उस नेशनल असेंबली में कुछ लोग होते हैं या कहीं प्रतिनिधि होते हैं जनता के, उनके आधार पर वो संविधान बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। अब ये नेशनल असेंबली मान करके चले, जो हमने ड्रॉ किया इसे नेशनल असेंबली माने। अब ये कहा गया जो लेफ्ट में बैठे ये हमारे देखें जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं ना, वैसे यहाँ एक अध्यक्ष मान ले कि सामने अध्यक्ष की कुर्सी है और उसके सामने प्रतिनिधि या कहीं रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं जो संविधान बनाने की प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो जो लेफ्ट में बैठे वो क्या कहलाए, लेफ्ट विंग, और जो राइट में बैठे वो क्या कहलाए, राइट विंग, और जो बिल्कुल सेंटर में थे वो क्या कहलाए, सेंटर विंग, या कहें उन्हें मध्य मार्गी कहा गया। जो लेफ्ट में बैठे वो वामपंथी कहलाए और जो राइट में बैठे उन्हें दक्षिणपंथी कहा गया। अब ये मसला क्या था कि अगर ये राइट में बैठे तो इन्हें दक्षिणपंथी कहा गया, फिर लेफ्ट में बैठे तो इन्हें वामपंथी कहा गया। आखिर ये मसला क्या था? देखो मसला ये था, जब फ्रांस की क्रांति होती है तो उसके बाद यह हुआ कि हमें अपने देश से राजतंत्र खत्म करना है, मगर राइट विंग में बैठे लोग या कहें राइट में बैठे लोग, इनके अध्यक्ष के राइट में बैठे लोग, उनका ये कहना था कि हमें अपने देश से राजतंत्र नहीं हटाना चाहिए। अगर हमें संविधान देश के अंदर लाना है तो संविधान तो लाना चाहिए मगर राजतंत्र को भी रहना चाहिए। तो ये कहते हैं, ये एक तरह से परंपरावादी सोच रखते थे। हमारी मान्यताएं जो पहले से चली आ रही हैं वो चलती रहने चाहिए, जो हमारे मूल्य हैं वो चलते रहना चाहिए। इसलिए क्या कहा इन्हें, परिवर्तन विरोधी कहा कि हम अपने समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। तो हमेशा ये कहा जाता है जो राइट विंग वाले होते हैं, दक्षिणपंथी होते हैं, वो क्या है, परिवर्तन के विरोधी हैं। वो कहते हैं जो समय से, लंबे समय से ऐतिहासिक आधार पर हमारी मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं चली आ रही है, जैसे यहाँ पर क्या चली आ रही थी, राजतंत्रता, मोनार्की थी, उसको हमें जड़ से ख़त्म नहीं करना है। अगर जड़ से ख़त्म कर देंगे तो हमेशा याद रखना एकदम से आने वाला परिवर्तन कहीं ना कहीं देश में अस्थिरता लाता है, क्या डिसबैलेंस देश को कर देता है। फिर उसके बदले फिर क्या होगा कि बार बार वहाँ क्रांति होती रहेंगी और आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति के बाद भी वहाँ पर स्टेबल शासन नहीं रहा, नेपोलियन आ जाते हैं। तो इस तरीके से देखते हैं ये जो राइट में बैठे इन्हें क्या कहा गया, परिवर्तन विरोधी कहा गया। फिर जो लेफ्ट वाले बैठे थे, लेफ्ट वालों का मानना था कि हमें राजतंत्र को हटाना है, देश के अंदर लिबर्टी की, इक्वलिटी के आधार पर देश में संविधान का निर्माण करना है जहाँ पर सबको समान अधिकार मिले, विकास के समान अवसर मिले। तो ये कहा गया है कि हम परिवर्तन के समर्थक हैं और जो राजतंत्र है, मोनार्की है, जो राजा है उसकी सत्ता को, उसकी पावर को हमें खत्म करना। तो यहीं देखें जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उसके आधार पर जो लेफ्ट में बैठे थे उन्हें क्या कहा, परिवर्तन समर्थक, कि जो परिवर्तन होंगे उसका हम समर्थन करते हैं, मगर ये कह रहे थे कि जो अभी हमारी स्थिति है हमें यहीं बना रहना होगा, या कहते हैं ना यथा स्थिति कायम करनी है। तो ये यही थे जो दक्षिणपंथी थे, जो राइट विंग वाले थे। तो जो इनके बीच में भी कुछ लोग बैठे, जो सेंटर में बैठे, वो बैलेंस करके अपने आप को चल रहे थे, हम थोड़ा सा इनका भी समर्थन करते हैं और थोड़ा लेफ्ट विंग का भी। तो ये कहे बीच वाले लोगों को
कहा गया मध्य मार्गी, जो बीच में बैठे। अब जो लेफ्ट यहाँ पर बैठे उसे लेफ्ट विंग, जो राइट में बैठे उसे राइट विंग। अब एक तो ये कहा गया कि ये परिवर्तन विरोधी और एक परिवर्तन समर्थक थे, मगर ये भी कहा जाता है कि क्लास के आधार पर, वर्ग के आधार पर भी इनमें अंतर था। जो राइट विंग में बैठे व्यक्ति थे वो वहाँ के कुलीन वर्ग से जुड़े व्यक्ति थे, या साधारण शब्दों में कहें ये अमीर व्यक्ति थे, पैसे वाली पार्टी थी, या कहें इनकी क्लास हाई थी, आर्थिक रूप से सबल थे, मजबूत थे। और वहीं यही कहा जो लेफ्ट में बैठे वो गरीब थे, गरीब थे, मजदूर वर्ग के समर्थक थे, किसानों के समर्थक थे। इसलिए इन्हें यह भी कहा जाता है जो राइट विंग वाले थे ये उच्च वर्ग वाले थे, लेफ्ट विंग वाले थे निम्न वर्ग वाले थे। जहां पर ये देखने के लिए मिलता है, ये भी एक, अब ये सच्चाई है या नहीं, मगर ये भी कहा जाता है जो लेफ्ट विंग में बैठे व्यक्ति थे ये ऐसे थे कि नहाते भी कम ही थे, और ये कहते थे बिल्कुल एक सेंट वेंट मार के एकदम खुला रहते थे, मतलब बहुत अच्छे से अपने डैशिंग तरीके से रखते थे। और जो लेफ्ट विंग वाले थे ये कहा जाता है समय समय पर नहाते भी लेट थे, मतलब ये मान करके चले ये गरीब लोगों का समर्थन करते थे और खुद गरीब थे, उनका ही रिप्रेजेंटेशन करते थे। इसके आधार पर हमने देखा पहली बार फ्रांस में हमें शब्द देखने के लिए मिलता है राइट विंग, लेफ्ट विंग। तो कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आखिर राइट विंग और लेफ्ट विंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसका आंसर है फ्रांस। तो हमने यहाँ तो जान लिया। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड में। क्या इंग्लैंड में भी ये सब देखने के लिए मिला? देखो जरा ध्यान से या दिमाग में इस बात को डाल लेना, जब यहाँ पर लेफ्ट विंग और राइट विंग थी ना, जो वर्तमान में हमें रूप देखने के लिए मिलता है, जैसे भारत में कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, फिर हम कहते हैं कि बीजेपी पार्टी हो गई, या कहें कांग्रेस पार्टी हो गई, उस तरीके का रूप यहाँ पर नहीं था। यह प्योर रूप से जब पार्टी नहीं थी, बस इनकी ये मान्यताएं थी कि ऐसे हमें देश को चलाना चाहिए। ये तो बाद में जाकर के इसमें राइट विंग और लेफ्ट विंग ने हमने पार्टियों को शामिल किया। पहले ये पार्टियां नहीं थी, बस ये लोग कुछ मुद्दों के आधार पर। अब जरा हम इंग्लैंड को भी देख लेते हैं, क्या इंग्लैंड में भी इस तरह की कुछ प्रथा या मान्यता या कहें विंग बटी हुई थी या नहीं बटी हुई थी? अब जरा जानते हैं। 17वीं शताब्दी में हम देखते हैं वहाँ पर परिवर्तन की लहर जागती है। कहाँ पर? इंग्लैंड पर। इंग्लैंड में दो ग्रुप हमें दिखाई देते हैं, जिसका एक का नाम था टॉरी ग्रुप और दूसरे का विग्स ग्रुप। इन टॉरी ग्रुप को और विग्स ग्रुप को हम कंपेयर करेंगे लेफ्ट विंग और राइट विंग के। जो ये कहा गया ये भी इंग्लैंड में एक तरीके से लेफ्ट विंग और राइट विंग थी, जिसमें टॉरी ग्रुप को क्या माना गया? टोरी ग्रुप को माना गया राइट विंग वाले, और विग्स ग्रुप को माना गया क्या? लेफ्ट विंग वाले। अब जरा इसे जानते हैं हम। टोरी का आप सभी को पता है इंग्लैंड में हमेशा से, अगर इंग्लैंड का इतिहास को हम खंगालते हैं तो वो भी एक बहुत परंपराओं वाला, मूल्यों वाला देश रहा है। और उसकी परंपरा और मूल्य कहाँ दिखाई देते हैं? उसका जो शासन का स्तर है वो क्या दिखाई देता है? हमें देखने के लिए मिलता है पूरे इतिहास में मोनार्की थी, या कहीं राजतंत्र था, और वर्तमान में भी राजतंत्र है। तो इंग्लैंड की ये देन थी राजतंत्र, कि इंग्लैंड में हमेशा से ही राजतंत्र रहा है। अब हम देखते हैं दूसरी तरफ जो विग्स वाला ग्रुप था वो क्या कहता था। जरा उसे जानने से पहले हम टोरी ग्रुप की तरफ ही चलते हैं कि 17वीं शताब्दी में वहाँ पर परिवर्तन आता है, और परिवर्तन ये होता है कि वहाँ पर जो लेबर क्लास थी, वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो गरीब थे, उनकी मांग ये थी कि हमारे देश में जो शासन है, जो शक्ति है, जो अधिकार है, वो केवल कुछ कुलीन लोगों को, या कहें जो राजशाही है, जो राजतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ही पास है। जो देश के गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, लेबर्स हैं, मजदूर वर्ग है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। और वो कौन सा ग्रुप का है? विग्स ग्रुप। तो इन दोनों में हमें टकराव देखने के लिए मिलता है। जो टोरी ग्रुप का मानना था कि हमें अपने देश के अंदर से राजतंत्र को मिटाना नहीं है, या राजतंत्र को हमारे अंदर से खत्म नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये लंबे समय तक परंपराओं पर चलता आ रहा है, हमारा देश का ये आधारभूत अंग बन गया है, चाहे हमारे मूल्य हों। साथ ही साथ इन टोरी ग्रुप को ये भी कहा गया कि जो टोरी ग्रुप वाले थे, जो कैथोलिक धर्म से संबंधित है या कैथोलिक विचारधारा से संबंधित थे, जो ये कहते थे कि हमारे देश में चल रहे धर्म सुधार आंदोलन का हम विरोध करते हैं। और इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं? परिवर्तन विरोधी थे। किसका विरोध करते हैं? ये कहते हैं कैथोलिक वाले थे, और ये कहते हैं कि जो हमारे देश में धर्म सुधार आंदोलन चल रहे हैं, यानी चर्च शाही, पॉप शाही का जो विरोध चल रहा है, उसे हम मानेंगे नहीं। हमारी जो चर्च है उसका हम सम्मान करते हैं, हमारे जो राजा है, जो राजतंत्र है, उसके आधार पर पूरा सिस्टम चला हुआ है, वो हमारे देश में कायम रहना चाहिए। और हमारे यहाँ पर परिवर्तन विरोधी इसलिए इन्हें कहा जाता है। फिर हम दूसरी ओर चलते हैं। जो विग्स ग्रुप वाले थे, इनका मानना था क्योंकि हम पिछड़े लोग हैं, हम किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हम गरीब लोग हैं, हमारा समर्थन विग्स ग्रुप कर रहा था। और विग्स ग्रुप ने कहा क्या? हमें समाज में परिवर्तन चाहिए, हमें समाज में बदलाव चाहिए, हमें समाज में समान अधिकार चाहिए।
हमेशा याद रखना कि टॉरी ग्रुप वाला समान अधिकारों की बात नहीं करता। आपको पता है कुलीन लोग थे, समाज के उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च क्लास थी, पैसे वाले लोग थे, राजतंत्र से संबंधित लोग थे, और चर्च के आधार पर भी देखें तो चर्च पर कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल था। मगर विक्स वाले कहते कि हम आखिर कहाँ गए, हमारे देश पर हमारा भी तो अधिकार है, हमारे संसाधन वो हमारे भी तो हैं, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बीच नहीं हो सकता? इसलिए कहते थे कि हमें अपने देश के अंदर संविधान लागू करना है, मोनार्की को ख़त्म करना है। मगर वर्तमान में हम देखते हैं वो मोनार्की भी है या कहें संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पर कायम है। आज ये दोनों ने मिलकर के फिर ये सहमति बनाई कि हमारे यहाँ संवैधानिक राजतंत्र कायम हो। मगर जब हम ये देखते हैं तो ये परिवर्तन समर्थक थे कि हमें पूरी तरीके से सबके समान अधिकार चाहिए, सत्ता पर हमारा भी कंट्रोल होना चाहिए। और उन्हें क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट वाले जो दूसरा और इनका ये मानना था जो हमारे देश के अंदर धार्मिक सुधार आंदोलन होने चाहिए। धर्म का जो हमारे राज्य पर कंट्रोल है, उस धर्म के कंट्रोल को अपने यहाँ से हमें ख़त्म करना। तो इंग्लैंड में भी आपने देखा एक परिवर्तक समर्थन था, वो विक्स ग्रुप था। टॉरी ग्रुप था, वो परिवर्तन विरोधी था। वैसे ही हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं लेफ्ट विंग, और यहाँ पर टॉरी ग्रुप को हम कह सकते हैं राइट विंग। अब जरा इनके कुछ प्रधानमंत्रियों की बात कर लेते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद हो जाएगी। आपने उसे जानने से पहले हम जानते हैं कि इसी के आधार पर बाद में जाकर के जो विचारधारा थी, कि जो इनका मत था, इनकी मान्यता थी, इनकी समझ थी कैसे समाज हो, उसके आधार पर बाद में कौन सी पार्टी बन जाती है, कंजर्वेटिव पार्टी। इंग्लैंड के अंदर दो बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी, हिंदी में इसे हम अनुदार दल भी कह देते हैं। कई बुक्स में आप देखेंगे अनुदार दल, जो अनुदार दल है वही है कंजर्वेटिव पार्टी। फिर हम दूसरी देखते हैं जो परिवर्तन समर्थक थे, तो वहाँ पर एक पार्टी दिखाई देती है हमें लेबर पार्टी। अब जरा इनके प्रधानमंत्रियों को जान लेते हैं तो आपको दोनों चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। हम इतिहास में चर्चिल का नाम सुनते हैं कि चर्चिल थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को आगे बढ़ाया था, और चर्चिल ये कहते थे कि भारत पर जो हमारा कंट्रोल है, जो हमारे उपनिवेश हैं, जहाँ पर हमने अपनी सत्ता कायम करी है, वहाँ से सत्ता हमारी खत्म नहीं होना चाहिए। और चर्चिल को आप जानते हैं, वो चर्चिल इसी पार्टी के थे, यानी कंजर्वेटिव पार्टी से अनुदार दल कह रहे हैं। फिर हम बात करते हैं वर्तमान में, अभी हाल ही में जब देते हैं डेविड कैमरून इनके प्रधानमंत्री थे, और कौन सी पार्टी थे, वो कंजर्वेटिव पार्टी से। जब डेविड कैमरून भारत है तो वो कहाँ जाते हैं, जलियांवाला बाग जाते हैं, और जलियांवाला बाग जाकर के ये माफ़ी मांगते हैं कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई है कि हमने जलियांवाला बाग जैसा कांड किया, यानी कि वहाँ लोगों को, जो निहत्थे लोग थे, जो मासूम लोग थे, उनकी हत्या की, इसलिए हम पूरा इंग्लैंड आपसे क्षमा मांगता है। वो जलियांवाला बाग जा करके उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, आम लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो डेविड कैमरून इसी पार्टी से, जिसे हम कंजर्वेटिव पार्टी कहते हैं। अब हम ये ध्यान रखें, जो कंजर्वेटिव पार्टी है ना, हमेशा ये भारत के पक्ष में खड़ी रहती है, ठीक है। अभी तो मैंने बता दी कि भारत के पक्ष में खड़ी रहती है, थोड़ा सा और आगे चल। अब जरा हम परिवर्तन समर्थक लेबर पार्टी की भी तो बात कर लें। और लेबर पार्टी के जो मेन, मैंने यहाँ प्रधानमंत्री है, पीएम का नाम लिखा हुआ है क्लीमेंट एटली। आखिर क्लीमेंट एटली का नाम मैंने इसलिए ही रखा है क्योंकि क्लीमेंट एटली 1945 में ब्रिटेन की सत्ता में आते हैं, वहाँ के पीएम बन जाते हैं। और आपको पता होगा उसी समय वर्ल्ड वार कहीं ना कहीं समाप्त हो गया था, और वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद इनका ये मानना था कि इनकी जो पार्टी थी, सदा से ही इनका ये मानना था कि जो हमारा शासन भारत पे है, या उन देशों में जो शासन है जो हमने गुलाम बनाया है, वहाँ से हमें शासन हटा देना चाहिए, उनको भी समान अधिकार देना चाहिए। या साधारण शब्दों में कहिए, ये सहानुभूति रखते थे किसके प्रति, जहाँ पर हमने औपनिवेशिक अपने स्थापित करें या गुलाम हमने देशों को बनाए। जैसे हम भारत की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो इनका क्लेमेंट एटली इसलिए भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये नेहरू के मित्र भी थे। नेहरू के मित्र इसलिए, जब नेहरू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो ये दोनों साथ ही पढ़ते थे, और इनके साथ घनिष्ठ संबंध भी थे, किसके, नेहरू के। इसी के आधार पर क्लेमेंट एटली की पार्टी जो है भारत की आज़ादी का समर्थन करती है। और आप देखेंगे इनकी पार्टी जब 1945 में सत्ता में आ जाती है, उसके बाद ही भारत की जो क्या कहें प्रोसेस चालू हो जाता है कि कैसे भारत में आज़ादी हमें देनी है, कैसे उसे गुलाम से आज़ाद करना है। तो क्लेमेंट एटली। मगर वर्तमान में जो देखें हम, जो आखिर कौन सी पार्टी भारत का ज़्यादा समर्थन करती है, तो देखते हैं हम जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी है वो भारत का ज़्यादा समर्थन करती है। और जो लेबर पार्टी वर्तमान में देखें, ये कहा जाता है थोड़ी कम्युनिस्ट अप्रोच वाली है। परिवर्तन समर्थक तो है मगर कम्युनिस्ट अप्रोच वाली, और साथ ही साथ ये किसका समर्थन ज़्यादा करती है, कश्मीर का मुद्दा हो तो कश्मीर के मुद्दे को यूएन की तरफ लेके आती है, कश्मीर का मुद्दा हो तो पाकिस्तान
पाकिस्तान की तरफ खड़ी रहती है। मगर जब भारतीय समर्थन की बात आती है, बेशक ये परिवर्तन विरोधी हो, वहाँ पर राजतंत्र कायम करना चाहती हो, कैथोलिक वाले हों, तो ये राइट विंग हो, मगर ये किसका समर्थन करती है? भारत का। ये भारत का समर्थन करती है। जैसे डेविड कैमरून को हमने बताया कि भारत में आए, जो हमने ये कांड कर दिया था, या कहीं जलियांवाला बाग पर मासूम लोगों की हमने हत्या की थी, उसको आज हम क्षमा मांगते हैं, हम सहानुभूति रखते हैं कि हमसे गलती हुई। और ये कहें कि ये किसका समर्थन ज़्यादा करते हैं? पाकिस्तानी खेमे की तरफ ज़्यादा रहते हैं। हमने इंग्लैंड में भी जान लिया कि एक टोरी ग्रुप और एक विग्स ग्रुप है। अब हम तीसरी ओर चलते हैं, यूएसए की तरफ। देखो, यूएसए में सीधे तौर पर तो लेफ्ट विंग या राइट विंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर ये देखा जाता है जो वहाँ की डेमोक्रेट्स हैं, जो रिपब्लिकन है, और वहाँ की जो कांग्रेस को देखे, वहाँ की संसद को देखे, वो भी दो हिस्सों में देखी जाती है हमें। ये जो मैंने ये सभी डॉट बनाए थे, सारी कुर्सियां थी, ठीक है, यहाँ पर भी कुर्सियां या चेयर्स बनाई हैं। तो यहाँ पर जो इस वाले हिस्से में जो हम लेफ्ट वाली तरफ बैठेंगे, जो लेफ्ट की तरफ सांसद बैठे हुए दिखाई देते हैं, वो सारे सांसद जो इस तरफ बैठे रहते हैं, उन्हें हम डेमोक्रेट्स कहते हैं। और डेमोक्रेट्स किस पार्टी का समर्थन है, यानी कि डेमोक्रेट्स किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? वो तो डेमोक्रेटिक पार्टी। और डेमोक्रेटिक पार्टी से ही आप देखते हैं वहाँ के जो राष्ट्रपति रहे, ओबामा हो, अभी वर्तमान में जो बाइडन हो, तो ये कौन सी चला लेफ्ट में बैठे, वो उन्हें क्या कहा गया? डेमोक्रेटिक पार्टी, या कहीं उन्हें लेफ्ट विंग वाले कहा गया। एक तौर से कहते हैं, सीधे तौर पे हम इसे लेफ्ट विंग नहीं कहते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जो राइट की तरफ बैठे, उन्हें रिपब्लिक कहा गया, या कहीं रिपब्लिकन्स कहा गया। और उनकी जो पार्टी है वो रिपब्लिकन पार्टी है। और उनके जो वहाँ के पीएम रहे थे, आप सभी को पता है, ट्रंप जो बाइडन से पहले रहे हैं। अब यहाँ पे भी जरा जान लें कि आखिर डेमोक्रेट्स वाले भारत का ज़्यादा समर्थन करते हैं या रिपब्लिकन का। जब हम देखें, मगर आप पहले दिमाग में एक चीज़ को फिट कर लें, अमेरिका कभी भी भारत का खुले तौर पर किसी भी तौर पर समर्थन नहीं करना। वो अपने हित साधता या कहीं अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करता है, उसके लिए वो भारत के साथ भी खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान के साथ भी। मगर ये कहा जाता है जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कहीं ना कहीं भारत के पाले में खड़ी ज़्यादा रहती है। और जो रिपब्लिकन पार्टी है वो वहाँ की कौन सी विंग वाली है? राइट विंग वाली। जो डेमोक्रेटिक है उसे कहा जाता है लेफ्ट विंग वाली। तो अब यहाँ पर देखें, जो रिपब्लिकन पार्टी है वहाँ पर जब 1-2-3 एग्रीमेंट मैंने लिखा है, 1-2-3 एग्रीमेंट होता है जॉर्ज बुश के समय, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय में। ये 1-2-3 एग्रीमेंट क्या था? ये न्यूक्लियर डील थी भारत और अमेरिका के बीच की, जो हमारा परमाणु समझौता कहा जाता है। और रिपब्लिकन के ही समय हुआ जब जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो समय से हमारा विरोध करती आ रही थी कि हमने परमाणु जो परीक्षण किया था 1998 में, वो परीक्षण आपने गलत किया है। मगर हमें अपनी ज़रूरत थी, उधर पाकिस्तान खड़ा था, इधर हमारे सामने चाइना खड़ा था, जो हमारे कट्टर दुश्मन थे, हमेशा भारत की ज़मीन को हथियाने की कोशिश करते हैं। इसलिए रिपब्लिकनों ने इसलिए माना, क्योंकि ये राइट विंग थी, इसलिए 1-2-3 डील इसी के समय एग्रीमेंट हुआ, जिसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश के समय हो। तो हमने यहाँ पर जाना कि यूएससी में भी हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है राइट विंग और लेफ्ट विंग। मगर आप ध्यान में ये रखना या माइंड में ये रखना, वहाँ पर सीधे तौर पर राइट विंग और लेफ्ट विंग का जो पंगा है ना, वो क्लास के आधार पर तो है ही। डेमोक्रेटिक पार्टी को आप देखोगे वो ज़्यादातर किसका समर्थन ज़्यादा करती हुई दिखाई देती है? वहाँ के नागरिक अधिकारों को। और नागरिक अधिकारों की बात होगी तो वहाँ पर रेस का आ गया मुद्दा, यानी कि नस्ल का आ गया, गोरे और कालों का आ गया, ब्लैक और वाइट का आ गया। तो ये ब्लैकों के अधिकारों की सदा से हामी करती आई है, छोटे जो वहाँ अलग के लोग हैं। और जो रिपब्लिकन है वहाँ के वाइट पीपल का ज़्यादा इसे समर्थन होता है। और ट्रंप वाली पार्टी आपने भी देखा होगा, जब बाइडन और ट्रंप इलेक्शन में खड़े हुए तो भारत के बहुत सारे लोग किसका समर्थन कर रहे थे? ट्रंप पार्टी का। क्योंकि ये हम आम लोग नहीं कर रहे थे, ये जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं हमारे देश में, थिंक टैंक है हमारे देश में, जो ये चाहते थे कि ट्रंप ही सत्ता में आए, क्योंकि ट्रंप से हमें फ़ायदा होता है, ट्रंप से हमें जो संबंध होते हैं वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। पाकिस्तान को भी ये कंट्रोल करके रखता है ट्रंप। मगर ये है कि डेमोक्रेटिक पार्टी आती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी का वहाँ पर समर्थन ही करने लग जाती है। तो इसलिए याद रखें, यूएसए में भी हमने राइट विंग और लेफ्ट विंग को देखा, जहाँ पर यूएसए में रेस के साथ क्लास जुड़। अब हम जरा ये जानते हैं कि क्या लेफ्ट विंग और राइट विंग को जानना या समझना इतना आसान है, या कहें आप समाजवाद, साम्यवाद, फासिज्म, इतने सारी चीज़ें आप लिबरलिज्म देखते होंगे, क्या ये सब इसके अंदर ही आती हैं? जरा उसे हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। उसे समझने के लिए जरा हम इस ड्रॉ पर ध्यान दें। हमने एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल को समझते हैं। हमने एक तरफ लिखा है स्टेट, दूसरी तरफ लिखा है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब हो गया है व्यक्ति की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट की बात कर रहे हैं। और हमने तीसरा पॉइंट यहाँ पर बनाया राइट, यानी राइट्स होंगे, उसमें लिबर्टी की होगी, इक्वलिटी की बात होगी, यानी कि स्वतंत्रता की बात होगी, समानता की बात होगी। अब हमेशा ये ध्यान रखना, इतिहास से वर्तमान तक आज जो हम पहुँचे हैं ना, वो तीनों जितनी भी
लड़ाइयाँ हुई हो इतिहास में, क्रांति हुई हो, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो, सब चीज़ों में आप देखेंगे वो सारा युद्ध या लड़ाई पता किसके लिए होती है, वो इन्हीं तीनों चीज़ों के लिए होती है, इन्हीं के संबंधों के लिए होती है। इसे अब थोड़ा सरल तरीके से समझते हैं। ये बात करते हैं, यहाँ पर स्टेट हो गया, इंडिविजुअल, तो ये कह रहा है कि एक राज्य और व्यक्ति के बीच कैसे संबंध होने चाहिए राज्य के अंदर, एक समाज के अंदर, उसकी बात कर रहा है। और वो संबंध किसके आधार पर होते हैं, हमारी लिबर्टी और इक्वालिटी के आधार पर। जैसे हम समझे स्टेट क्या इसकी लिबर्टी और इक्वालिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या जो व्यक्ति है, व्यक्ति को यहाँ पर स्टेट के अंदर क्रांति का अधिकार है, अगर वो इन अधिकारों को कुचलता है। तो आप इस तरीके से देखेंगे ना, पूरा जो ट्राइंगल है ये एक दूसरे के बीच संबंध को दिखाता। पूरा इतिहास देखना, जितने भी क्रांति देखना, वो सारा इतिहास इस ट्राइंगल पे ही डिपेंड है, जहाँ पर संबंध होते हैं स्टेट के, इंडिविजुअल के, राइट्स के, इन तीनों के बीच। यानी बहुत सरल तरीके समझे आप देखते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, कि गवर्नमेंट कम से कम हो, हमारे ऊपर स्टेट का कम से कम कंट्रोल हो और व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हो, वही संबंध की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब जरा इसको हम उठा करके, इस संबंधों को उठा करके इस पे देखते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है, आप इसको ध्यान में रखना। हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है जिसमें हम देखते हैं कि हमने कई सारे यहाँ पर साम्यवाद, सोशलिज्म, लिबरलिज्म इस तरीके से लिख रखा है। अब हम देखते हैं, हमने जो सेंटर वाला पार्ट बांटा है ना, जो सेंटर में डिवाइड कर दिया इस पूरी लाइन को बीचों बीच से, उसे हमने कहा है सेंटर विंग, ठीक है, या मध्य मार्गी, या कहें मॉडरेट, या मॉडरेट की जगह हम ये भी कह सकते हैं न्यूट्रल है। भाई हम थोड़ा सा तुम्हारा भी सुन लेंगे और तुम्हारी भी सुन लेंगे, इसलिए मध्य मार्ग है, सेंट्रल विंग है। अब इतने हिस्से को मैंने ड्रॉ किया है, उस इतने हिस्से को मैंने क्या कहा है, लेफ्ट विंग। और लेफ्ट विंग के अंदर मैंने कौन कौन सी विचारधारा को रखा है, जरा वो भी देख लें। लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद, इन तीनों को रखा है। अब जरा राइट विंग की ओर चलें, तो राइट विंग के अंदर कौन कौन सी विचारधारा को हम शामिल रख सकते हैं, जैसे कंजर्वेटिज्म, लिबरलिटेरिज्म, फिर हम देखते हैं फासिज्म। तो इन तीनों को हमने राइट विंग के अंदर रखा है। तो अब इसे जानते हैं कि आखिर ये सब कहते क्या है। देखो सेंटर विंग को तो ध्यान में रख लेना, है मॉडरेट है, यह कहीं न्यूट्रल है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इससे भी कुछ सहायता ले रहा था, इसका भी विचार अपने देश में लागू कर देता है और इसका भी, यानी कि मिक्सचर हो गए। जैसे हम कहते हैं ना इंडिया मिक्स इकोनॉमी है, तो वैसे ही का है मिक्सचर है। यहाँ पे इंडिया का एग्जाम्पल हम रख सकते हैं, ठीक है, वो भी स्टेट वाइज या सेंटर वाइज या कहीं हम नेशन वाइज, राष्ट्र वाइज, आगे बताएंगे, पहले इसे हम समझ लेते हैं। हमने सेंटर विंग को यहाँ रख दिया। मगर जब हम लेफ्ट विंग के बात करते हैं ना, तो लेफ्ट विंग के से हम जब इधर की तरफ जाएंगे, ये हम इधर की तरफ आ गए, ठीक है, और राइट विंग से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जितना इतना इधर चले जाएंगे, जितना हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे सेंटर पॉइंट से, उतना ही हम कट्टर होते जाएंगे, पूरे लेफ्टिस्ट वाले हो जाएंगे, ठीक है। वो जब सेंटर से थोड़ा इधर चलते जाएंगे, एंड में जब फासिज्म आ जाएगा तो यहाँ पर भी पूरे कट्टर हो जाएंगे हम, ठीक है। अब लिबरलिज्म की बात करते हैं। देखो रिलेशन की बात मैं कर रहा था, स्टेट, इंडिविजुअल राइट्स की, तो यहाँ पर रिलेशन हो रहा है हमारी लिबर्टी का। जो लेफ्ट विंग वाले, नहीं लिबर्टी नहीं, समानता का, जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो समानता को प्राथमिकता रखते हैं। ये अपने दिमाग में रख लेना, जब ये रिलेशन की बात इधर हो रही है तो ये अपने समानता को प्राथमिकता पे रखते हैं। उसके बाद स्वतंत्रता या लिबर्टी की बात करते हैं, और जब हम इधर की बात करें ये समानता को सेकेंडरी रखते हैं और प्राइमरी किसको देखते हैं कि सबको लिबर्टी होनी चाहिए। यहाँ पर ये इक्वालिटी को प्राथमिक रखते हैं और ये लिबर्टी को। और यहीं से ही हमें पता चल जाएगा ये स्टेट और यहाँ व्यक्ति के बीच का संबंध क्या है और यहाँ पर व्यक्ति और स्टेट के बीच का संबंध क्या है। तो अब जो इक्वालिटी वाले हैं जरा इसे समझ ले। लिबरलिज्म वाले, उदार वाले, यहाँ पर ये कहते हैं, जैसे टी.एच. ग्रीन का मैंने नाम रखा है, लॉस्की का मैंने नाम रखा, तो ये क्या कहते हैं कि समाज में हमें समानता भी लाई जाएगी, तभी जा कर के समाज में शांति आएगी। ये नहीं कि सबको हम आज़ादी दे दें, सबको लिबर्टी दे दें तो समाज में अपने आप सबका समान विकास हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लिबरलिज्म का कहता है कि उदार बनना होगा हमें, स्टेट को यहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, उन्हें इक्वालिटी के लिए कुछ उनकी सहायता भी करे, या कहें उनके सामने रास्ते में कुछ व्यक्तियों के सामने जो बैरियर आ रहे हैं ना, उस बैरियर को हटा दिया जाए, तभी समाज में समानता भी आ जाएगी। तो यहाँ पर स्टेट और व्यक्ति का संबंध क्या हो गया कि यहाँ पर स्टेट थोड़ा मदद कर सकता है, ये नहीं कि पूरी तरीके से उस व्यक्ति की मदद करे, लिबर्टी रहे यहाँ पर, मगर यहाँ कहें
कि ये समानता भी लाने की बात करता है। जब तक आप लिबर्टी दे रहे हैं अच्छी बात है, मगर जब तक समानता की बात समाज के अंदर ना किया जाए ना, तो पूरी तरीके से समान विकास हो ही नहीं सकता, वहाँ पर अशांति बनी रहेगी। तो इसलिए ये हम देखते हैं सेंटर से पहले वाले हैं, ठीक है। तो इसे लिबरलिज्म का, फिर इससे थोड़ा और इधर चलें तो हमारा सोशलिज्म आ जाता है दूसरे नंबर पे। तो सोशलिज्म और स्टेट और व्यक्ति के बीच का संबंध यहाँ देखें, ये थोड़ा इससे कट्टर हो जाता, थोड़ा कट्टर हो जाता। और ये कहता है, जैसे हमने फैबियन सोसाइटी लिखा, और भारत में भी फैबियन सोसाइटी में जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इससे बहुत प्रभावित थे। सोशलिज्म जो फैबियन सोसाइटी है तो उससे प्रभावित होकर के भारत में इन्होंने समाजवाद को अपनाया था नेहरू इससे प्रभावित थे। तो ये कहते हैं कि यहाँ पर हमें स्टेट को और दखल देना होगा, व्यक्ति की समानता लाने में, इक्वलिटी लाने में उसकी और हेल्प करनी होगी। हमारे जो देश के रिसोर्सेज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट अपने हाथ में ले, और वो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो कि जो गरीब लोग हैं, जो हिस्टोरिकल आधार पर, जैसे भारत का एग्जांपल ले, भारत में जाति का इतिहास देखा जाता है और हमारे यहाँ पिछड़ी जाति कौन कौन सी मानी जाती है, ओबीसी, एसटी, एससी। तो इनका क्या है, अब यहाँ पर सोशलिज्म में स्टेट ये करे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज को अपने हाथ में लेकर के बंटवारा ऐसा किया जाए जो समाज का निचले वर्ग है, चाहे वो एससी हो एसटी हो, वहाँ तक भी रिसोर्सेज पहुँच जाए। तो यहाँ पर भी समानता की बात आ गई, मगर यहाँ कहा था कि यहाँ पर ज़्यादा अपने कंट्रोल में नहीं ले रहा था, यहाँ पर बस कह रहा था कि हाँ लिबर्टी ज़रूरी है मगर समानता के लिए भी हमें प्रयास करने होंगे, और जो उनके बैरियर या कहें जो बाधा उनके रास्ते में आ रही है वो हटाएगा यहाँ पर राज्य। फिर हम यहाँ से चलते हैं जो बिल्कुल ही कट्टर हो जाता है, जिसे हम साम्यवाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो प्रयास किए गए, नहीं हो रहा है, फिर भी समानता नहीं आ पा रही, तो अब यहाँ पर कम्युनिज्म आ जाता है, साम्यवाद आ जाता है, जहाँ पर मार्क्स का नाम हम सबसे ऊपर देखते हैं। मार्क्स कहते हैं सबको काट छाट के एक कर दो। काट छाट के एक कर दे का मतलब यहाँ पर ये हुआ, हमें सभी वर्ल्ड के या कि सभी दुनिया के जो मजदूर हैं एक हो जाएं और हथियार हाथ में उठा ले, सबको काट छाट दें। जो अमीर, जो पूंजीपति लोग हैं जिन्होंने उनका शोषण किया उसे काट छाट दे और सबको समान बना दे, काट छाट करके, मतलब मार करके। यानी खूनी क्रांति की ये बात करते थे कि हमें यहाँ पर समानता सही से नहीं मिल रही है, यहाँ पर समानता सही से नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमें छीननी पड़ेगी, यहाँ पर हम स्टेट को ही हटा देंगे और स्टेट को हटा करके खुद फिर हम इक्वल समाज बना देंगे। क्योंकि ये क्या हो गया, लेफ्ट में सबसे कट्टर यही है। अब यहाँ पर जो अभी आगे बात करेंगे भारत की, जब बताएंगे कौन कौन सी पार्टी इसमें हम रख सकते हैं। अभी बस हमने यहाँ जानना जो लेफ्ट विंग का जो थोड़ा सा हल्का जो विचारधारा रखता है कि समानता जरूरी है, फिर कहते हैं कि समानता के लिए और स्टेट क्या प्रयास करे, व्यक्ति और स्टेट के बीच संबंध क्या, और ये तो है कि सीधे तौर पर स्टेट को ही खत्म करने की बात करता है। और यहाँ पर क्या लाता है, वो सभी को वर्ग के आधार पर क्रांति लाता है, कि वो कहता है कि पूरी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ और मिल करके आप क्रांति कर दो और सबको काट छाट करके एक कर दो। तो आपने लेफ्ट विंग को जाना, ठीक है, जो इक्वालिटी को प्राथमिकता रहता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर राइट विंग वाले लिबर्टी को प्राथमिकता रखते हैं, व्यक्ति की आज़ादी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो विकास कर पाएगा। अगर जो समानता की बात होगी उसे बाद में ये देखते हैं, यहाँ लिबर्टी की पहले बात रखते हैं। अब यहाँ पर भी ज़रा संबंध देखें, यहाँ पर भी हमने 1 2 3 यहाँ पर भी देखेंगे, ये थोड़े से कम कट्टर, ये थोड़े से ज़्यादा कट्टर, ये पूरे ही कट्टर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कंजर्वेटिज्म कि लेफ्ट विंग में सबसे पहले आया कंजर्वेटिज्म। ये थोड़े से यूँ कहें कि ये ज़्यादा कट्टर नहीं होते हैं और ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसकी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे उसमें उसकी जो आज़ादी है, जो लिबर्टी है, उसे मिलनी चाहिए, जिससे वह अपने अधिकारों को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाए। जैसे हम देखें, उसे काम का अधिकार हो, उसे शोषण का अधिकार ना हो कि कोई व्यक्ति उसका शोषण करे, समाज उसका शोषण करे। और वहाँ पर स्टेट क्या भूमिका निभाए, स्टेट यहाँ पर भूमिका निभाएगा कि वह उसकी रक्षा करे, उसकी आज़ादी की रक्षा करे। हमने यहाँ पर स्टेट किसकी भूमिका निभा रहा था कि यहाँ समानता लाने के लिए भी प्रयास करे, और यहाँ पर स्टेट क्या भूमिका निभा रहा है, यहाँ उसकी लिबर्टी के अगर रास्ते में कोई आता है तो उसे रोके, ठीक है। और यहाँ पर एडमंड बर्क मैंने लिखा है, एडमंड बर्क मैंने इसलिए लिखा है, इन्होंने कहा था जो फ्रांस में, जो हमने देखा था ना फ्रांस में लेफ्ट विंग और राइट विंग, तो ये राइट विंग का समर्थन करते थे, और राइट विंग का समर्थन करने का मतलब ये हो गया कि वो परिवर्तन के विरोध करते थे, कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एडमंड बर्क का फ्रांस की क्रांति के प्रति कहना था कि जो फ्रांस की क्रांति आई है ना, वहाँ पर ऐसा किया जा रहा है कि एकदम से चेंज कर दिया जाए। वो ये कहा इन्होंने कि एकदम से चेंज लाना ना
पूरे समाज को कहीं ना कहीं 100 साल पीछे कर देता है, इतना पीछे कर देता है कि इसे इस तरीके से समझे कि अभी हम सारे व्यक्ति हैं, हमें आज़ादी दे दी, मगर ये कहा जाए अभी एकदम से सबको समान बना दिया जाए, सबको समान अधिकार दे दिया जाए, ये पॉसिबल होगा नहीं। इनका मानना था एडमंड बर्ग का कि हम सबको आज़ादी दें जो पहले से चली आ रही है, एकदम से पूरे से समाज को चेंज ना करें। इसलिए क्या कहते हैं कंजर्वेटिज्म हमने यहाँ पर देखा एडमंड बर्ग। फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो थोड़े से कट्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पर हेयक और स्पेंसर, जो बात करते हैं लिबर्टेरियनिज्म। ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि जो हम समाज में आज़ादी है या क्या लिबर्टी का अधिकार है, स्टेट यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर स्टेट एक चौकीदार की भूमिका निभाएगा। स्टेट का काम है बस उसकी चौकीदारी करे, किसकी, व्यक्ति की चौकीदारी करे। क्या वो लिबर्टी के अधिकार को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है? ये नहीं कि हाँ लिबर्टिज्म ये कह रहा है कि बहुत कुछ टैक्स लगा दिया जाए उस पर, नहीं, टैक्स वैक्स ना लगाएं। अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे व्यक्ति के ऊपर, हेयक और स्पेंसर कहते हैं कि अगर व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे तो अपनी आज़ादी को वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं हम उसके दिमाग को कंट्रोल कर देंगे, उसके अंदर नए विचार आ ही नहीं पाएंगे कि सोसाइटी में नई नई फैक्ट्री कैसे खोले। तो इनका यही कहना, और ये तो यह भी कहते थे कि अगर आज जो गरीब है ना, उसका हिस्ट्री देखो, उसने हिस्ट्री में कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे इसलिए वो गरीब है। अब उसके लिए उसका भुगतान राज्य नहीं करेगा, वो उसका ऐतिहासिक कर्म होगा कि उसने इतिहास में क्या किया है। वो उसकी मर्जी की, इतिहास ने तो सबको समान आज़ादी दी थी, लिबर्टी सबको दी थी। अगर वो अमीर नहीं बन पाया तो वो उसकी गलती है, स्टेट की गलती नहीं है। यहाँ पर स्टेट उसे सहायता ना करे। मगर इससे भी आगे जब हम चले जाते हैं तो सबसे कट्टर हमें देखने के लिए मिलता है फासिज्म, जो राइट विंग का सबसे ही कट्टरवादी विचार है। यहाँ पर सबसे एंड वाला पॉइंट जो है फासिज्म, जिसमें हम देखते हैं जर्मनी में हिटलर आ जाता है, मुसोलिनी आ जाता है इटली में। तो ये कहते हैं कि पूरा ही कंट्रोल कर लेते हैं स्टेट के ऊपर, समानता की बात यहाँ ज़्यादा नहीं करते हैं, बस व्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं। और व्यक्ति की आज़ादी भी किसके अंडर में होगी, यहाँ पूरे तरीके से ये स्टेट पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब स्टेट चाहेगा जो मर्जी करे। तो ये क्या है, कहें राइट विंग का जो सबसे कट्टर वाला रूप देखने के लिए मिलता है हिटलर और मुसोलिनी। अब हम लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटर विंग को या मध्य मार्ग को अब ना स्टेट वाइज या कहीं नेशन वाइज देखने की कोशिश करते हैं, देश के स्तर पर। या कहीं हम साथ ही साथ ये जानेंगे कि विचारधारा का इनका सार क्या होता है, क्या इनकी विचारधारा किससे जुड़ी होती है, क्या बात करते हैं, उसे हम देखते हैं। देखो लेफ्ट विंग में हमने रखा है रशिया और चाइना को, अन्य देश भी रख सकते हैं, वियतनाम हो गया, क्यूबा हो गया, उसे हम लेफ्ट विंग में रखेंगे। सेंटर विंग में हमने इंडिया को रखा है। राइट विंग में हमने यूएसए, यूके, यूरोप के देश, जो यूरोप की कंट्री है ना, उसे रखा है। अब एक एक पॉइंट के आधार पर जानते हैं कि ये विचारधारा का सार क्या निकल करके आता। देखो हमने कहा था लेफ्ट विंग स्टेट रिलेशन की बात आती है तो हमेशा समानता को प्राथमिकता रखती है, ठीक है, ये समानता को प्राथमिकता रखती है, ये लिबर्टी को ध्यान देती है, यानी कि उसकी आज़ादी को, व्यक्ति की लिबर्टी को फोकस करती है, प्राथमिकता उसे देती है। मगर हम जब सेंटर विंग की बात करें तो हम क्या कहते हैं, सेंटर विंग इधर से भी लेती है और इधर से भी लेती है, तो दोनों का मिक्सर अपनाती है। तो यहाँ पर हमने मिक्स लिखा है। और भारत कैसा है, भारत में हम प्रस्तावना को कंसीडर कर रहे हैं, उससे ध्यान से पढ़ेंगे इसी को कंसीडर करके। प्रस्तावना में क्या लिखा है, वहाँ पर हमारी प्रस्तावना में ये लिखा है कि हम लिबर्टी को भी मानते हैं, इक्वालिटी को भी, दोनों को आधार पर देश में जस्टिस लाना चाहते हैं। हमारी प्रेमबल ये कहती है। जब यूएसए की प्रेमबल देखें तो वहाँ पर लिबर्टी शब्द देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे इक्वालिटी शब्द देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इन देशों में समानता शब्द या इक्वालिटी वर्ड से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है या प्राथमिकता देते हैं। फिर हम देखें स्टेट के स्तर पर या कहें राज्य और गवर्नमेंट का रोल क्या होता है इन स्टेट में। देखो स्टेट और गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर बहुत कंट्रोल वाला होता है, पूरी सोसाइटी पे पूरा कंट्रोल करके रखती है। पूरे राजनीतिक अधिकार, सत्ता, पावर जितना भी होता है गवर्नमेंट के हाथ में होती है। जो वो कहेगी वही देश में लागू होगा, सबको वो मानना होगा। जैसे चाइना में कहें, चाइना में क्या क्या वहाँ की मीडिया को ज़्यादा आज़ादी है नहीं है, तो ये क्या होगी, लेफ्ट विंग होगी, मीडिया के आधार पर जाना। अब यहाँ पर क्या कहें, स्टेट और गवर्नमेंट का रोल कि यहाँ पे राइट विंग में कैसा है कि यहाँ पर मीडिया को आज़ादी है, यहाँ पर मीडिया को आज़ादी दी है, हालांकि थोड़ा कंट्रोल तो हर कोई रखता है मीडिया पे। तो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो स्टेट और गवर्नमेंट का रोल क्या होगा, वो किस तरीके से चौकीदार के रूप में, कि वो राज्य जो है उसकी लिबर्टी का संरक्षण करेगा, उसको अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत का स्टेट का रोल कैसा होता है, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है। देखो भारत का गवर्नमेंट का रोल एक कल्याणकारी वाला है कि आपको वो सहायता भी करेगा, जो आपके अधिकार हैं अगर आप उससे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट आपको क्या करे, आरक्षण भी देगा। तो ये भारत आ गया
सेंटर विंग में, यानी दोनों को अपना लिया इसने। फिर देखें रिलीजन की बात आई, देखो रिलीजन को, मार्क्स की बात याद करें कि ये कहते थे, मार्क्स रिलीजन की बात करें लेफ्ट विंग में, जो हमारा धर्म होता है ना, एक धर्म जो होता है वो अफीम की तरह है, वो व्यक्ति को पूरा नशे में बना देता है और व्यक्ति उस धर्म को अपना करके अपना ही शोषण खुद कर बैठता, दूसरे से लड़ बैठता। धर्म अफीम की तरह, इसलिए ये स्टेट से धर्म को बाहर रखते हैं, हमारा स्टेट से कोई मतलब नहीं। या कहें जो लेफ्ट विंग वाले हैं, धर्म की जो जितनी भी संस्था है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, सब पर कंट्रोल रखते हैं, अपने अंडर में रखते हैं कि हम सबसे बड़ा कौन होता है यहाँ पे, सरकार और स्टेट होती है लेफ्ट विंग में। अब इधर हम चले तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट अपनी तरफ चल रहा है, रिलीजन अपनी तरफ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों समानांतर रूप से चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब भारत में देखें जरा, रिलीजन की बात करें भारत में, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, और वो कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यूएसए यूरोप की तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो यहाँ की तरह धर्मनिरपेक्ष है कि वो भारत में चाहे वो मुस्लिम व्यक्ति हो चाहे एक हिंदू व्यक्ति हो, उसके क्रियाकलापों में, उसकी पूजा व्यवस्था में, मेलों में, ईद के समय अगर सिक्योरिटी की बात है तो वो व्यवस्था भी वो करता है, जैसे हज सब्सिडी हो, चाहे मेलों का आयोजन में वहाँ सिक्योरिटी देना हो। तो ये सब यहाँ का स्टेट क्या है कि दोनों का ही मिक्सचर है, वो ना तो पूरी तरीके से रिलीजन को कंट्रोल में लगता है और यहाँ पे बिल्कुल ही अलग नहीं होता, दोनों साथ में लेकर के चलता है। क्योंकि यहाँ कहा गया है सेंटर विंग में कि जो धर्म होता है वो व्यक्ति से ही तो जुड़ा होता है, और स्टेट का क्या कार्य है, स्टेट का कार्य भी तो व्यक्ति की सेवा ही करना है ना। तो जब हम व्यक्ति की सेवा करेंगे तो धर्म उससे जुड़ा हुआ है, तो धर्म के कामों में भी हमें कुछ ना कुछ तो हेल्प बटानी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की। देखो एक सोसाइटी जो समाज बना होता है ना, समय समय से, चाहे पूरा इतिहास उठा करके देख ले, हर एक सोसाइटी ना अपनी कस्टम से चलती है, अपनी ट्रेडिशन से चलती है, वैल्यू साथ लेकर के चलते हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन में हो। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम ट्रेडिशन वैल्यू को कोई तवज्जो नहीं देंगे, हमारा सबसे ऊपर स्टेट या गवर्नमेंट जो चाहेगी वो कर सकते हैं, चाहे उस ट्रेडिशन को, वैल्यू को समाप्त ही करना पड़े। फिर यहाँ करें सोसाइटी में जो वैल्यू ट्रेडिशन है वो तुम्हारी चलती रहे, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। अगर आपकी सोसाइटी में वैल्यू ट्रेडिशन चल रही है तो वो चलती रहेगी, हम उसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। जो सेंटर विंग आ जाती है, देखो वो खुली छूट भी देती है और दखल भी देती है। जैसे हम कहें कि भारत में जाति व्यवस्था है, कि जाति व्यवस्था हमारी वैल्यू ट्रेडिशन पहले, कस्टम पहले से ही चली आ रही है, चाहे वो बैड ट्रेडिशन हो गुड ट्रेडिशन हो। मगर क्या है, यहाँ का स्टेट जो है, यहाँ का स्टेट कोशिश करता है कि हम कास्ट सिस्टम को, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उसे ख़त्म किया जाए, उसके लिए काम किया जाए। आरक्षण भी यहाँ पर दिया जाता है, तो आपने ये देखा, उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय देने की कोशिश की जाए। फिर हम देखें ये जो हमारा लेफ्ट विंग वाला है ना, कि हमारे अपने देश में समानता लानी है, सबको समान अधिकार देने हैं, तो ये कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति को आर्थिक रूप से सबको सबल बनाना होगा, स्ट्रोंग बनाना होगा। इसलिए यहाँ व्यक्ति के आर्थिक राइट्स की बात करता है। ये कहता है कि देखो सामाजिक और राजनीतिक जो अधिकार है वो कुछ नहीं है बिना किसके, इकोनॉमिक्स राइट के। सबसे पहली बात होगी आर्थिक रूप से उसे सबल बनाना, क्योंकि पूरे इतिहास को खंगाल करके देखें, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो आर्थिक आधार पर ही होता है, क्लास के आधार पर ही होता है। अब यहाँ पर चलें तो यहाँ पर चले राइट विंग वाला क्या कहता है, पॉलिटिकल राइट्स को सबसे पहले कहता है जो राइट विंग वाला है कि व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार दे दिया जाए, वोटिंग का अधिकार दे दिया जाए, सरकार बनाने का अधिकार दे दिया जाए। जब वो अधिकार उसे मिल जाएंगे राजनीतिक अधिकार, तो वो अपने आप से ही सबल होने लगेगा, उसकी आर्थिक और सामाजिक कंडीशन अपने आप ही फुलफिल होने लगेगी या पूरी होने लगेगी। मगर भारत में क्या है, भारत में तीनों को समान माना गया। प्रस्तावना को देखें, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्याय, सबको, तीनों को ध्यान रखता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखें क्लोज इकोनॉमी, या कहें कि हम कहते हैं ना कि जो लेफ्ट विंग वाले देश हैं, रशिया, चाइना, अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करके रखते हैं, बंद सोसाइटी है उनकी, या कहें बंद आर्थिक व्यवस्था या स्ट्रक्चर है। मगर जब हम यहाँ देखें तो ओपन, इसे भी समझने के लिए हम ओपन मार्केट समझ लेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। जो राइट विंग वाले हैं वो ओपन मार्केट की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी बात करते हैं। व्यक्ति को खुला छोड़ दो, उसकी लिबर्टी उसके पास है, वो इस ओपन मार्केट में अपने आप लाभ कमा लेगा। क्योंकि जब मार्केट खुली होगी, वो कंपटीशन करेगा, तो अपने आप लाभ का लालच, या कहें लाभ के लिए वो खुद अपनी तलाश करेगा कि हाँ मुझे भी अच्छा जीवन मिल सके, इसलिए वो कंपटीशन खुद से करने लग जाएगा। यहाँ के खुला कंपटीशन, ओपन मार्केट की ये बात की गई, यहाँ पर बंद समाज की नहीं। हम अगर खुला कंपटीशन दे देंगे तो भैया जिसका इतिहास के आधार पर आर्थिक रूप से जिसका डिस्क्रिमिनेशन होता गया, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास ज़मीन नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, कच्चा माल नहीं है, पैसा नहीं है,
तो वो कैसे अपना खुला कंपटीशन कर सकता है, वो तो और भी गरीब हो जाएगा। इसलिए ये बंद समाज की बात करते हैं कि हमें आर्थिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखना होगा। और यहाँ पे ओपन मार्केट, इस स्टेट का काम होगा है ओपन मार्केट सही से चलाए वो। अब भारत में क्या है, देखो भारत में समाजवाद भी आपको देखने के लिए मिलता है, प्रस्तावना के अंदर इंदिरा गांधी जी ने तोड़ा। फिर हम देखते हैं कि एलपीजी की नीति भी हमने अपना ली 1991 में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो क्या हमने किया, दोनों के मिक्सर को यहाँ पर अपना लिया, ठीक है। अब हम टैक्स की बात करें, देखो जब यहाँ पर स्टेट का कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल है, समानता लानी है, तो यहाँ पर टैक्स ना भर भर के लगाए जाते हैं। व्यक्ति जो प्राइवेट होता है, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा होती है, उसकी कंपनी है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देखने के लिए आपको यहाँ मिलेगा। और यहाँ पे बात होती है, जो राइट विंग वाले ये कहते हैं कि व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अगर हम लगा देंगे ना, वो कुछ नया फिर कर ही नहीं पाएगा, फिर वो क्या करने लग जाएगा, फिर वो टैक्स चोरी जैसी एक्टिविटी को भी अंजाम देने लगेगा जो इलीगल होगा। इसलिए कम से कम टैक्स की बात करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की बात करते हैं। जब भारत की बात आए तो लोक कल्याणकारी राज्य है। इस लोक कल्याणकारी राज्य में जो गरीब हैं उसको अनाज भी प्रोवाइड हमें कराना, गैस सब्सिडी भी हमें देनी है, शिक्षा भी देनी है, हेल्थ सेक्टर में तो थोड़ा तो टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये भारत बीच वाला आ गया, सेंटर विंग वाला आ गया। फिर हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। देखो वहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे होते हैं वो किसके हाथ में होते हैं, पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर का मतलब हो गया गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होंगे। गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखेगी। अगर वहाँ प्राइवेट सेक्टर के कुछ उद्योग या इंडस्ट्री आपको दिखाई भी देगी ना, तो कभी भी गवर्नमेंट उस पर कब्जा भी कर सकती है। अब भारत इधर देखें, राइट विंग वाले में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होंगे, सरकार उद्योग धंधे नहीं खोलती है। कौन खोलते हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्री होती है, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वहाँ पर वो प्राइवेट कंपनियाँ खोलती हैं, इसलिए प्राइवेट सेक्टर की बात करता है। फिर हम देखें इंडिया की बात करें सेंटर विंग वाले में, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा जब 1956 में पहली भारत की औद्योगिक नीति भी आई, तो उसमें साफ बताया गया कि भारत में सरकारी उद्योग भी खुल सकते हैं, प्राइवेट उद्योग भी खुल सकते हैं, ये सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर के उद्योग धंधे भी खोल सकते हैं। तो आपको देखने के लिए मिल गया भारत सेंटर का यहाँ से भी लिया, वहाँ से भी लिया और अपना एक मिक्स बना लिया है। फिर हम देखें कुछ अधिकार होते हैं, नागरिक जीवन से जुड़े हुए कुछ अधिकार होते हैं। ये कहते हैं जो डेथ पेनल्टी होती है, कहें मृत्युदंड या फांसी की सज़ा होती है ना, लेफ्ट विंग वाले कहते हैं ये सब नहीं होंगे, ये सब नहीं होने चाहिए। अक्सर आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही होती है तो जेएनयू में बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं कि आप फांसी नहीं देंगे, उस व्यक्ति को फांसी नहीं दे सकते, आपने उस व्यक्ति को जन्म नहीं दिया तो फांसी क्यों दे रहे हैं। तो ये डेथ पेनल्टी को अगेंस्ट में रहते हैं, उसको नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके अधिकारों को प्रताड़ित कर रहा है, तो कहीं ये डेथ पेनल्टी वहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है। अब बात करें अबॉर्शन की, गर्भपात की बात करें, पहले भारत की बात कर लेते हैं। देखो भारत को सेंटर वाला है, ना तो वो पूरी तरीके से फांसी देने के समर्थन में और ना ही खिलाफ है। वो हालांकि ये तो कहता है कि नहीं होनी चाहिए फांसी, मगर क्या है कि हम कुछ ऐसी टेरर एक्टिविटी होती है, आतंकी घटना होती है, तो कुछ उस समय पे हम आतंकवादी घटनाओं में उनको मृत्युदंड जरूर दे देते हैं, वो भी वो समय सोच विचार के बाद, ठीक है। तो अब यहाँ बात आते हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन यानी गर्भपात। क्या महिला को अपना गर्भपात करने का अधिकार हो? तो यहाँ पर कहते हैं कि अधिकार होना चाहिए, वो उसका शरीर है, उसे पूरा अधिकार है, समानता है, वो अपने तरीके से अपने जीवन को चला सकती है। और यहाँ पे क्या है, अबॉर्शन, यहाँ पर अबॉर्शन की मनाही होती है कि ये सब नहीं होना चाहिए। हालांकि वहाँ पर विभिन्न पार्टियाँ होती है, क्या कहते हैं, देशों में भी, यूएसए यूके में भी देखें तो वहाँ पे लेफ्ट विंग भी देखने को मिलेगी, राइट विंग, तो अलग अलग मत होते हैं सबके। मगर हम जब एक नॉर्मल विचारधारा के रूप में भी देख रहे हैं और देश वाइज भी देख रहे हैं, तो इस आधार पर अबॉर्शन की यहाँ मनाही होती है। और भारत में क्या है कि समय समय पर हम क्या डेथ पेनल्टी को देते भी रहते हैं, अबॉर्शन की बात भी करते रहते हैं, नहीं भी करते रहते, तो कई सारे रूल हमने इसके लिए बना दिए। तो आपको ये समझ आ गया। अब हमने इतनी ज़्यादा राम कथा जान ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेफ़्ट विंग, राइट विंग और सेंट्रल विंग क्या है उसका आपको अंदाज़ा लग गया होगा। मगर अब भारत की तरफ चलते हैं कि आखिर सेंटर क्या है, लेफ़्ट क्या है और राइट क्या है। अब इससे पहले आपने राहुल गांधी को संसद में ये कहते हुए सुना होगा कि हम दो हमारे दो। किसको कहा? ये बीजेपी पार्टी को। हम दो कौन? अंबानी अडानी। दूसरा कहें हमारे दो कौन? हमारे दो हो गए हमारे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इन दोनों। तो हम दो हमारे दो राहुल गांधी ने कहा।
फिर वहीं बीजेपी उन्हें ये कहते हुए आती है कि परिवारवादी पार्टी, कहाँ समानता की बात करते हो, परिवार परिवार, पूरा जो राजनीति है उसमें आपका परिवार ही चलता है। आखिर ये दोनों आपस में आरोप ये क्यों लगाते हैं? जरा इसे लेफ्ट विंग और राइट विंग से जरा समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये है क्या। देखो, अब हमने इंडिया का जान रहे हैं, तो इंडिया में लेफ्ट विंग भी लिखा है मैंने, यहाँ पे सेंटर विंग है और यहाँ राइट विंग है। अब जरा मैंने सेंटर विंग में तो देखो भारत के संविधान को ही रखा है कि भारत का संविधान सेंटर विंग है, कि हमने प्रेम्बल को देखते हैं, दोनों को मर्ज करके बनाई गई, दोनों के विचारों को, क्रक्स को यहाँ पर डाला गया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को रख रहा हूँ सेंटर विंग में, क्योंकि प्योर रूप से कोई भी सेंटर विंग आज होता नहीं है। चाहे वो कोई भी स्टेट में देख लें, नेशन में देख लें, किसी भी दल में एक व्यक्ति को देख, प्योर रूप से सेंटर विंग होता ही नहीं है आज के समय में, ठीक है। मगर जो क्या है, सेंटर विंग है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देख लें लेफ्ट विंग रखा, तो लेफ्ट विंग की देखें तो भारत में कौन सी साम्यवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी है? तो हमारे यहाँ दो पार्टी मेन देखने के लिए मिलती है, दो पार्टी बड़ी जो है, CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर दूसरी है CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो हमने लेफ्ट विंग में इन्हें रखा। अब हमने यहाँ पर राइट विंग में किसे रखा? हमने बीजेपी हो गई, शिवसेना हो गई, ओवैसी की पार्टी को देखें तो हमने किस में रखा? राइट विंग में, और सेंटर में कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम राइट विंग को जरा सबसे पहले लेफ्ट विंग को जानते हैं। जो भारत में लेफ्ट विंग है उसका इतिहास आज़ादी से पहले से ही है, तभी से जब क्या कहते हैं भारत में आज़ादी के आंदोलन चले तब भी। मगर जब भारत का संविधान लागू हो जाता है, इनका कहना था कि जो नेहरू और उसकी कांग्रेस ने जो पूरा संविधान बनाया है ना, ये कहें कि ये जो पूंजीपति लोग हैं उनकी आधार पर बनाया, उनकी बातों को संविधान में ज़्यादा रखा गया है। और ये कहते थे लेफ्ट विंग वाले, भारत जो आज़ाद हुआ ये आज़ादी झूठी हुई है, यहाँ पर मजदूरों की और गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की आज़ादी की तो आपने बात की ही नहीं, भारत में कास्ट के आधार पर इतना डिस्क्रिमिनेशन है उसकी तो आज़ादी की बात की ही नहीं। तो लेफ्ट विंग वाले कहते थे कि भारत की आज़ादी झूठी है। और आज भी आज JNU वगैरह में कई प्रदर्शन होते हैं तो यही कहते हुए मिल जाएंगे आपको, ये आज़ादी झूठी है, हमें चाहिए आज़ादी, इस तरीके से आपको देखते हुए मिल जाएंगे। फिर हम कहें संविधान को लेकर के इनका कहते हैं, ये कहते हैं संविधान जो है ये एक तरीके से बंधन पत्र है, ये हमें बांधने की कोशिश करता है। और यहाँ पर समानता की बात की ही नहीं, यहाँ पर पूंजीपतियों के विचारों की या उसके अधिकारों की बात की गई है। तो इनका तो कुछ अलग ही चलता रहता है। इन्होंने अपना कोलकाता थीसिस भी अपनाया था, उनकी बैठक हुई थी, उसमें कोलकाता थीसिस नाम हमें लेते हैं उसे। उस कोलकाता थीसिस में इन्होंने ये भी कहा कि हमें समाज में समानता लानी है, और ये भी कहते हैं कि हमें जो रशिया और चीन में जो क्रांतियां हुई ना, किस आधार पर क्रांति हुई, मजदूरों की जो क्रांति हुई ना, उस तरीके से क्रांति हमें अपने यहाँ भी लाना चाहिए। तो ये थीसिस, कोलकाता थीसिस पर अपने आप को चलाते हैं, अपने आदर्श उसे मानते हैं। फिर हम देखें, अब जरा सेंटर विंग की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रख दिया, ठीक है। फिर हम देखें राइट विंग पे, तो राइट विंग बीजेपी क्या है, शिवसेना क्या है, हिंदुत्व यानी हिंदू की राजनीति करना। OBC आ जाए, मुस्लिमों के अधिकार की राजनीति करना, उनके अधिकारों की बात करना, मुसलमानों की बात करना, ये अपना ही राइट विंग है, अपने ही कट्टर वाली सोच को ये आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, शिवसेना, मतलब कट्टर भी ना बोल करके अपने अधिकारों की, यानी कि हम राइट विंग की बात करते हैं, परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ पर परिवर्तन नहीं का मतलब ये हुआ जो समय से ही, इतने लंबे समय से ही हिंदुओं का राज यहाँ पे आया वो चलता रहे, साथ ही साथ जो हिंदुत्व है, जो मिलजुल करके रहते थे उस तरीके से चलता रहे। जो कास्ट सिस्टम है, आपने देखा होगा जब बीजेपी सत्ता में आती है तो आपको ये सुनने के लिए मिलेगा कि आरक्षण हटाया जाएगा। ये सुना होगा आपने, RSS के थ्रू ये मीडिया पर भी चला था। मगर क्या हुआ, बीजेपी फिर बाद में पीछे हट जाती है, क्योंकि ये कैसा चाहते थे, पहले वाला समाज ही चाहते थे जहाँ आरक्षण नहीं था, सब ऐसे जीते थे, सबको लिबर्टी थी, अपने अधिकार जियो, अपना कमाओ खाओ और जो अपने आप सबल बनो, ठीक है। आरक्षण की जरूरत नहीं, इसे खत्म कर देना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन ही बढ़ाता है समाज, इनका ही मानना था। वैसे ही शिवसेना, फिर ऐसे ही ओवैसी, ये भी कट्टर तरीके से अपने विचार पेश करते समाज। तो क्या है, ये अपने विचार देते हैं अपनी सोच के, अपने लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए नहीं करके किसी खास विचारधारा से। जो पहले वाला समाज है हमें वो ही चाहिए, तो बीजेपी, शिवसेना, इसमें आता है ओवैसी वाली पार्टी। फिर हम देखें अरुण जेटली की बात हमने आपको बताई थी कि अरुण जेटली ने 2017 में विज्ञान भवन दिल्ली में एक स्पीच दी थी, सभा में बोला था कि वैसे तो दक्षिणपंथी पार्टी माना जाता है बीजेपी को, मगर क्या देखते हैं अरुण जेटली ने वहाँ बोला, क्योंकि अरुण जेटली ने इनकी पार्टी के सबसे बढ़िया लीडर माने जाते थे और बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे। तो अरुण जेटली ने अपनी पार्टी को कहा मध्य मार्गी पार्टी, यानी सेंटर विंग वाली पार्टी, हमारी सोच दक्षिणपंथी वाली नहीं है। हिंदुत्व जो अगर लाना भी चाहते हो कट्टरता के आधार पर नहीं, मारकाट के आधार पर नहीं, कि जिस तरीके
तरीके से ये कहते हैं कि गाय के आधार पर हम व्यक्ति को भी मार सकते हैं, उस तरीके से नहीं। हम आप ये भी देखेंगे जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उस समय बीजेपी से थोड़ा सा ना अलग भी हो गए थे, मतलब कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं जाना, मगर बाद में जुड़ना पड़ा क्योंकि पॉलिटिक्स है, अपना भी तो अपना स्वार्थ देखना है ना। तो अरुण जेटली को इसलिए न्यूट्रल व्यक्ति माना जाता है, पूरी तरीके से राइट विंग वाले नहीं। और वैसे ही हम अरुण जेटली के साथ दूसरे व्यक्ति को भी देखते हैं, नितिन गडकरी को भी देख सकते हैं, तो वो अपने आप को मध्य मार्गी बोलते हैं। और यहाँ देखेंगे राइट विंग वाले हो गए, तो अब क्या है, हमने मध्य मार्ग में अरुण जेटली को रखा। फिर हमने आपको बताया कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने जब कामागाता मारू अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था 1975 में, तो इंदिरा गांधी ने यहाँ पर अपने आप को क्या बोला था, अपनी पार्टी को क्या बोला था, हमारी पार्टी मध्य वर्गीय वामपंथ वाली पार्टी, मध्य वर्गीय वामपंथ। देखो सेंटर विंग से थोड़ा इधर चलें तो हमने आपको बताया था कि थोड़ा सा झुकाव वाली लिबरल पार्टी हो गई, उदारवादी पार्टी हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, मध्य वर्गीय वामपंथ पार्टी, क्योंकि वामपंथ वाला लेफ्ट विंग वाला वो एरिया है, तो इसलिए अपने आप को यहाँ रखते हैं, यहाँ बिल्कुल सेंटर में नहीं रखते। हालांकि आप नॉर्मल जो न्यूज़पेपर में कई बार आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी है वो मध्य मार्गी पार्टी है, मगर जब हमारी जो नेता रही, पीएम रही, उन्होंने ही मध्य वर्गीय वामपंथ पार्टी कहा, तो हम इसलिए इसे यहाँ रख रहे हैं। मगर आपको अक्सर जो न्यूज़ चैनल होंगे या मीडिया होगी, न्यूज़पेपर होंगे, बुक्स होंगे, ज़्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कांग्रेस को बीच में रखा जाता है, सेंटर विंग। और वो रखा भी जाता है इसलिए ही क्योंकि आपको देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो दोनों का ही क्रक्स था, राइट विंग का और लेफ्ट विंग का, तो दोनों चीज़ को शामिल किया गया। जैसे हम भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना इंदिरा के समय में, ठीक है, तो और इसे और देख लें, इंदिरा के समय में इंदिरा गांधी जब आई तो कैसे गरीबी हटाओ का नारा कौन देता, समानता लाने की बात कौन करता, लेफ्ट विंग वाले। मगर यहाँ पर इंदिरा गांधी ने भी करा, समाजवाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया, प्रस्तावना के अंदर ला दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, समाजवाद लाया ना, देखो यहाँ पर बीच में हो गई है, समाजवाद इधर आ गया, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। बैंकों की राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब हुआ कि जो यहाँ लोगों की पूंजी है उस पर हमारी सरकार का कंट्रोल होगा, इसलिए जो प्राइवेट बैंक है उसे हम अंडरटेकिंग में ले रहे हैं, अपने अंडर में ले रहे हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो सबसे बड़ा उस समय जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो सबसे बड़ा बैंक जो था वो भी टाटा ग्रुप का था, उसे शायद सेंट्रल बैंक नाम लिया जाता। उस समय उसकी जो संपत्ति थी लगभग 4 अरब से ज़्यादा संपत्ति थी, वो सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था उस समय जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने किया था।